नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं श्री शरद चंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। सतीश हतबुद्धि हो गया था। क्यों यह सावित्री निरंतर आकर्षण करती है और क्यों यह पास आने पर इस प्रकार निर्दय आघात करके दूर फेंक देती है। उस दिन सारी रात सोचते रहने पर भी इसका कोई अस्पष्ट कारण तक वह सोच नहीं पाया। पिछली रात की एक एक बात अब तक उसकी हड्डियों में झन झन करके बोल रही थी। इसलिए बड़े सवेरे ही वह बाहर निकल गया और एक बासा ठीक करके लौटा तथा सामान ले जाने लगा। उसका यह कार्य देख बासे में सभी को आश्चर्य हुआ। सबसे ज्यादा चकित हुआ बिहारी। उसने पास आकर धीरे धीरे पूछा, बाबू, क्या आप अपने घर जा रहे हैं? सतीश ने उसके हाथ पर 5 रुपए रख दिए और बोला, नहीं बिहारी, घर नहीं, स्कूल के पास ही एक बासा मिल गया है, वहीं जा रहा हूं। बिहारी कुछ देर चुप रहकर बोला, किंतु वह तो अभी तक आई नहीं बाबू। सतीश ने सिर उठाए बिना ही कहा, नहीं आई? अच्छा, तू ही मेरा बिस्तर वगैरह बांध दे, मैं अभी राखाल बाबू के कमरे में होकर आता हूँ। इतना कहकर वह बासे का देना पावना खत्म करने के लिए राखाल बाबू के कमरे में चला गया। वहां बहुतेरे लोग उपस्थित थे। शायद उसी की आलोचना हो रही थी, क्योंकि उसे देखते ही सभी चुप हो गए। राखाल जरा हंसने की चेष्टा करते हुए बोले, सतीश बाबू, इस प्रकार एकाएक जाना क्यों हो रहा है? सतीश ने हाथ के रुपए पैसे टेबल के एक किनारे पर रखकर कहा, एकाएक एक दिन आया भी था, एकाएक ही एक दिन चला जा रहा हूं। मैं समझता हूं इन रुपयों से हिसाब पूरा हो जाएगा। यदि ना हो तो हिसाब करके मुझे बता देंगे तो मैं बाकी रुपए भेज दूंगा। राखाल बोले, बताएंगे कहाँ? मेरे स्कूल के पते पर एक कार्ड लिखकर डाल देंगे, बस इतने से ही आपको शेष राशि मिल जाएगी। इतना कहकर सतीश और किसी सवाल जवाब की राह देखे बिना बाहर निकल गया। घर के भीतर से एक दबी हुई हंसी का स्वर सतीश के कान में आ पहुंचा। बिहारी पास ही खड़ा था। वह कमरे में चला गया और अपनी छोटी सी पोटली किवाड़ की आड़ में रखकर राखाल बाबू से बोला, बाबू, मेरे 17 दिन की तनख्वाह का हिसाब कर दें, मुझे अभी बाबू के साथ जाना होगा। राखाल विस्मित और क्रुद्ध होकर बोले, तू जाएगा तो यहाँ का काम कौन करेगा? जाऊंगा कहने से ही तो जाना नहीं होता। बिहारी ने कहा, क्यों ना होगा बाबू, मुझे जाना ही होगा। राखाल आग की तरह जलकर बोले, जाना होगा कहने से ही हो जाएगा? कायदे से नोटिस देना चाहिए, जानता है? बिहारी ने कहा, वह एक दिन समयानुसार आकर दे जाऊंगा, इस समय तनख्वाह दे दीजिए, मुझे सामान खरीद कर ले जाना पड़ेगा। राखाल और कोई जवाब न देकर तूफान की भांति बाहर निकल गए और सतीश के कमरे में प्रवेश करते ही कह उठे, सतीश बाबू, यह सब क्या है? सतीश बिस्तरा बांध रहा था। मुंह उठाकर बोला, कौन सी बात? राखाल ने उद्धत भाव से कहा, नौकरानी आई नहीं, देखता हूं वह तो शायद पहले ही चली गई है। अब बिहारी को क्यों ले जाना चाहते हो? दोष किया आपने और दंड क्या हम लोग भोगेंगे? सतीश विस्मित होकर बोला, आपकी बात तो मेरी समझ में नहीं आई। राखाल ने गले का स्वर ऊंचा करके कहा, समझ में क्यों आएगी? ना समझने में ही तो सुविधा है। यदि आप खुद न जाते तो आपको बाहर निकालना ही पड़ता, किंतु वह जो कुछ हो, सहज भद्रता का कुछ ज्ञान भी क्या मनुष्य में नहीं रहता? सतीश की दोनों आंखें जल उठी। वह नजदीक खिसक आकर बोला, आप यह सब क्या बक रहे हैं?
ईर्ष्या की आग राखाल को जला रही थी। उन्होंने कहा, ठीक ही बक रहा हूं और आप भी ठीक समझ रहे हैं। सतीश बाबू, कोई बात भी हमसे छिपी नहीं है। अच्छा, जाइए आप। कैसे काले सांप को घर में रख छोड़ा था कि उसने सारे बासे को चौपट कर दिया। सतीश ने राखाल का एक हाथ पकड़कर उसे दबाते हुए कहा, क्या कह रहे हैं राखाल बाबू? राखाल ने जोर लगाकर हाथ छुड़ा लिया, फिर गरज कर बोले, जाइए जाइए, दूर होइए। बिहारी ने कमरे में आकर कहा, सतीश बाबू, उन्हें जाने दें। उनका दर्द कहाँ है, उनकी ज्वाला कहाँ है, वह किसी दिन आपको बतलाऊंगा। मैं सब कुछ जानता हूं। आइए, हम लोग सामान बांध लें। राखाल अपने पांव की धमक से घर को हिलाते हुए बाहर चले गए। सतीश ने कुर्सी पर बैठकर कहा, यह सब क्या है बिहारी? बिहारी ने कहा, मैं आपके साथ ही चलूंगा बाबू, यहां न रह सकूंगा। सतीश आश्चर्य में भरकर बोला, मेरे साथ? यहां काम कौन करेगा? बिहारी ने अविचलित दृढ़ भाव से कहा, जो इच्छा हो करे, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। एक नौकर के बिना तो आपका काम चलेगा नहीं बाबू। इतनी देर में मामला समझ सतीश कुछ देर चुप रहकर बोला, तू यह बात पहले ही तो कह सकता था बिहारी। बिहारी ने जवाब नहीं दिया। चुपचाप सामान बांध बूंद कर मोटिए भारवाहक के सिर पर रखने लगा। वह जाएगा ही, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया। नए बासे में आकर सतीश सोच रहा था, यह सब कैसे हो गया। इतना ही नहीं कि ये लोग उसका अपमान करने का साहस करते हैं, अपमान करके स्वच्छंद सुरक्षित कैसे घूमते हैं। उनकी असाधारण शारीरिक शक्ति एक तिल भी कम नहीं हुई है। तब भी क्यों वह मुंह उठाकर जोर के साथ अपनी बात नहीं कह सकता? क्यों वह सब कुछ सिर झुकाकर सहन कर लेता है? अपने मन की यह शोचनीय दुर्बलता आज उसे बहुत कष्ट देने लगी, और इससे भी ज्यादा कष्ट उसे इस बात से होने लगा कि प्रतिकार करने की शक्ति भी आज उसके हाथ से निकल गई है। राखाल की क्रुद्ध भाषा उसी रात वाली घटना की ओर इशारा कर रही थी, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसे याद कर सतीश लज्जा से मानो धूल में लौटने लगा। विपिन के आदमी उसे किस तरह, किस भाव से पकड़ ले गए थे। अंधेरे घर में वह किस प्रकार भयग्रस्त पड़ा हुआ था, और चतुर लोग किस तरह सारी चालाकी को भांप कर ओढ़ने के अंदर से खींच कर ले गए थे, इत्यादि का चित्ताकर्षक दुर्लभ विवरण, सच झूठ, अलंकार आडंबर मिला मिलाकर जब वर्णन किया जा रहा था, तो वहां उपस्थित सब लोग उसका किस उत्कट आनंद, आग्रह और उच्च हास्य के साथ उपयोग कर रहे थे, और उनका चेहरा ऐसा मर्म भेदी और विभत्स दिखाई पड़ रहा था कि उसकी याद कर इस एकांत कमरे में भी सतीश का सारा मुख वेदना से पीला पड़ गया। फिर उन्हीं के सामने राखाल ने उसका अपमान करके उसे विदा कर दिया, और वह एक बात भी नहीं कह पाया। यह बात सुनकर सावित्री अपने मन में क्या समझेगी, किंतु वह कुछ भी नहीं कहेगी, चुप होकर सारी लांछना सहन करेगी, एक भी जवाब न देगी। उसका आत्मसम्मान बोध कितना वृहद है, इसे जैसे उसने निसंशय समझ लिया है। वैसे ही उसकी व्यथा भरी मुख छवि वह कल्पना में आज स्पष्ट देखने लगा। पर सतीश ने मन ही मन कहा, मेरी अपनी मूर्खता से जो अशोभनीय घटा है, उसके बीच असहाय सावित्री को फेंक देना उचित नहीं है। किंतु वह इसे भी सोच नहीं पाया कि उचित क्या होता। पर क्या सावित्री ने स्वयं ही उसे चले जाने को नहीं कहा था? बिहारी ने आकर कहा, बाबू, आपके स्नान करने का समय हो गया है। आज उसके कंठ स्वर में एक विशेष अर्थ था। सतीश लज्जित हो जल्दी से उठ बैठा और तौलिया कंधे पर रखकर स्नान करने चला गया। हाय रे,
जब उसका मन फटा जा रहा है, तब भी किसी नियमित काम की अवहेलना करने का रास्ता उसके लिए नहीं है। वह स्कूल गया, किंतु कक्षा के अंदर न जा सका। बाहर ही बाहर घूमते रहकर बासे में लौट आया, पर कमरे में प्रवेश करते ही न जाने कैसे नैराश्य से मानो उसका समस्त हृदय भर गया। इस नए घर को सजाने संवारने में बिहारी ने यथासाध्य परिश्रम किया है, यह तो समझ में आया, किंतु अपटू हाथ की पहली चेष्टा कहीं भी छिप नहीं सकी है। यह बात भी उसकी नजर में पड़ गई। बिहारी शरबत बना लाया, हुक्का तैयार कर लाया और दुकान से पान लगवा लाकर उसका दोना पास रख गया। वृद्ध की इन सब अनभ्यस्त सेवाओं से सतीश ने मन ही मन हंसना चाहा, किंतु रोकर आंखें पोंछ ली। रात को बिछौने पर पड़कर सतीश सोचने लगा, जो होना था हो गया, अब वह इन बातों को मन में ना आने देगा। पढ़ने लिखने के लिए कलकत्ता आया है, संभव होगा तो बस उसी के लिए रहेगा, ना हो सकेगा तो घर लौट जाएगा। किंतु उस दिन मूर्छिता नारी का जो गर्म गर्म स्पर्श लेकर वह बासे को लौट रहा था, उसका उत्ताप उसके समस्त संयम की चेष्टा को गलाकर नष्ट करने लगा। बिहारी मन ही मन सब कुछ समझता था, किंतु सांत्वना देने का साहस उसे नहीं होता था। इसीलिए वह उदास मुंह चुपचाप बाहर बैठा रहा था। प्रायः 10 बजे उसने धीरे धीरे मुंह उठाकर कहा, बाबू, रोशनी बुझा दूं क्या? सतीश बोला, बुझा दे, किंतु तू सोएगा कहाँ बिहारी? मैं यही हूं बाबू। सतीश ने पूछा, इस बासे में क्या नौकरों के लिए सोने की जगह नहीं है? बिहारी बोला, नीचे एक खाली कमरा तो है, किंतु शायद आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, इसलिए यहीं रहूंगा। सतीश परेशान होकर बोल उठा, क्या कहता है रे? तू सोने जा, बूढ़ा आदमी है, ठंड में कैसे रहेगा? ठंड कहाँ है बाबू, कहकर बिहारी शरीर के कपड़े को सिर के नीचे रख सो रहा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद सतीश ने पूछा, रात कितनी हुई होगी? कुछ ज्यादा नहीं हुई है, लगता है 10 बजे होंगे। सतीश फिर चुप हो रहा। कुछ देर बीत जाने पर मीठी आवाज में पूछा, अच्छा, तू सावित्री का घर तो पहचानता है बिहारी? बिहारी उठकर बैठ गया, फिर बोला, पहचानूंगा क्यों नहीं बाबू, कितने ही दिन साथ जाकर उसे पहुंचाया है। सतीश और कुछ बोल नहीं सका, किंतु बिहारी ने कहा, एक बार जाकर देखा हूं क्या? इस बार सतीश परेशान होकर बोला, नहीं नहीं, तू कहाँ जाएगा, वो बहुत दूर है। बिहारी ने कहा, कुछ दूर नहीं है बाबू। सतीश सोचने लगा, कुछ बोला नहीं। बिहारी ने धीरे धीरे कहा, बाबू, यदि घंटे भर की छुट्टी दे तो देख आऊं, सुबह नहीं आई थी, लगता है बीमार पड़ गई होगी। किंतु सतीश ने कुछ नहीं कहा। बिहारी मन ही मन अस्थिर हो उठा। आज सारे दिन से वह अपने अभ्यासानुसार कोई बात नहीं कर पा रहा है और बात करने के विषय इस बीच बहुत अधिक एकत्र हो गए हैं। इसलिए एक बार वह फिर बोला, नई जगह है, नींद नहीं आती होगी बाबू, एक बार हुक्का भर लाऊं क्या? सतीश अनबना सा पड़ा था, कुछ जवाब नहीं दिया। तब भी बिहारी कुछ देर तक सिर उठाए जवाब की राह देखता रहा। अंत में निराश होकर शरीर का कपड़ा ही ऊपर तक तान लिया और वहीं तुरंत सो गया। दूसरे दिन ठीक समय पर सतीश स्कूल चला गया। दोपहर को बिहारी अपना कामकाज खत्म कर नए रखे हुए पांडे जी महाराज के ऊपर के बासे की देखरेख सावधानी से करने का भार डाल बाहर निकल गया और 17 दिन की अपनी तनख्वाह पाने की अभिलाषा लिए पुराने बासे में आ उपस्थित हुआ। उसे यह शंका तो थी कि कहीं राखाल बाबू ऑफिस न चले गए हों,
इसलिए घर में प्रवेश करते ही नए नौकर से सब बातों का पता लिया और रसोई घर के सामने पहुंचकर जोर से कहा, महाराज जी, पाल आगन। महाराज गांजा पीकर दीवार की टेक लगाए आंख बंद किए ध्यान कर रहे थे। चौंक कर बोले, कल्याण हो। इसके बाद माथा सीधा करके देखते हुए बोले, ओ बिहारी है, आओ बैठो। बिहारी ने पास आकर चरण धो ली, फिर बैठ गया। चक्रवर्ती ने गमछे की खूंट खोलकर थोड़ा सा गांजा बाहर निकाला और बिहारी के हाथ में देकर कहा, उस बासे में खाना कौन बनाता है? बिहारी उठा और हथेली में थोड़ा सा जल लेकर लौट आया। फिर बोला, एक खोटा ब्राह्मण है, बिल्कुल जानवर है। चक्रवर्ती खुश होकर सिर हिलाते हुए बोला, भगवान ने ही उन्हें बासा देने में भूल की है। फिर बासे के नए हिंदुस्तानी नौकर को लक्ष्य करके कहा, हमारे यहां भी कल ही एक बेटा भूत को पकड़ लाए हैं। आज सुबह उसे सब कुछ काम दिया तो तुम विश्वास न करोगे बिहारी, बेटे ने सारी चीजें ही खराब कर दी। किंतु वहां उन लोगों को कष्ट ना होगा। हमारी सावित्री बड़ी होशियार स्त्री है, 2 दिन में ही सिखा पढ़ाकर तैयार कर लेगी। उन्होंने भी अपनी 15 आना विद्या इसी गुरु से सीखी है। यह बात छिपाकर वह जल्दी जल्दी बोल उठे, किंतु तब भी कहता हूं बिहारी, सिर्फ हांडी चढ़ा देने से ही काम नहीं चलता। बाबुओं को खुश करना पड़ता है। उनके लिए रसोई परस कर सजा कर ले जाना कोई सामान्य विद्या नहीं है। इसके लिए ब्राह्मण में बल होना चाहिए। यह कोई छोटे मोटे काम का नहीं है। किंतु अब यहाँ मेरा काम करना ना हो सकेगा। तुम्हें तो मैंने पहले ही कह दिया था। तू जरा सावित्री से मेरा जिक्र करना, वह तुरंत कहेगी। जाओ बिहारी, चक्रवर्ती को बुला लाओ, बल्कि 2 रुपए महीना तनख्वाह ज्यादा दे दूंगी। सतीश बाबू कभी ना नहीं करेंगे। उनका मिजाज तो मैं जानता हूं। और ब्राह्मणस्य ब्राह्मणागतिम, 2 रुपया ज्यादा पाने पर मैं किसी अपात्र के पल्ले तो नहीं पड़ूंगा। इतना कहकर चक्रवर्ती खुद ही हंसने लगे। बिहारी अवाक हो रहा। कुछ देर बाद बोला, पर महाराज जी, सावित्री तो वहां नहीं है। चक्रवर्ती ने अविश्वास की हंसी हंसकर कहा, अच्छा नहीं सही, तू मेरा नाम लेकर कहना, उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। बिहारी ने बड़ा गंभीर मुंह बनाकर बाएं हाथ की चीज दाहिने हाथ में लेकर कहा, आपको छूकर कसम खाता हूं देवता, वह वहां नहीं जाती। इतनी बड़ी कसम के बाद चक्रवर्ती और संदेह न कर सके, परंतु आश्चर्य करते हुए बोले, तू कहता क्या है बिहारी, वह तो यहां भी नहीं आती। तब भी राखाल बाबू बेचारे सतीश बाबू को 2400 घंटे। अच्छा तू जा, एक बार उसे देखा, उसके बाद मैं हूं और राखाल बाबू हैं। मुझे ऐसा वैसा बामन न समझना बिहारी। उसके ब्राह्मणत्व में बिहारी को अगाध श्रद्धा थी। उसने गांजे की कली चक्रवर्ती के हाथ में देकर प्रश्न किया, अच्छा सतीश बाबू ही क्यों चले गए? वह कहते हैं यहां से स्कूल दूर पड़ता था, किंतु यह तो कोई काम की बात नहीं है। चक्रवर्ती सावधानी के साथ आग रखते रखते बोले, नहीं, इसके भीतर कोई बात है। इसके बाद दोनों आदमियों ने मिलकर गांजे को खत्म किया। तब बिहारी उठ खड़ा हुआ और उद्विग्न मुंह से सावित्री के घर की ओर चल पड़ा। उसे निश्चित रूप से विश्वास हो गया कि सावित्री बीमार पड़ गई है। सावित्री के मकान का सदर दरवाजा खुला हुआ था। बिहारी बिना आवाज किए अंदर गया। प्रायः सब कमरों के किवाड़ बंद हैं। किराएदार दिन की नींद ले रहे हैं। बिहारी धीरे धीरे सावित्री के कमरे के सामने आकर वज्राहत की भांति स्तब्ध हो खड़ा रह गया। एक पल्ला बंद था। उसकी ओट में सावित्री जमीन पर बैठी है और थोड़ी ही दूर पर तख्त के ऊपर बिछौने पर विपिन बाबू शराब पीकर नशे में पड़े सो रहे हैं। पांव के शब्द से चकित होकर
सावित्री ने सिर बढ़ाकर बिहारी को देखा और क्षण भर के लिए मानो पीली पड़ गई, किंतु दूसरे ही क्षण आत्मसंवरण करके बाहर आई और जबरदस्ती हंसकर बोली, आओ बिहारी, बैठो। उसे साथ ले आकर रसोई घर के बरामदे में चटाई डाल दी और बड़े आदर से बैठाकर स्वयं पास ही फर्श पर बैठ गई। फिर पूछा, सब खबर अच्छी तो है बिहारी? बिहारी ने सिर हिलाकर बताया कि ठीक है। उसके बाद सावित्री के मुंह से और कोई बात नहीं निकली। दोनों चुप्पी साधे बैठे रहे। कुछ देर बाद हठात बिहारी उठता हुआ बोला, चलता हूं, अभी मुझे बहुत काम है। सावित्री ने सूखे मुंह से कहा, अभी जाओगे? जरा बैठो ना। बिहारी ने उठकर कहा, नहीं, चलता हूं। सावित्री साथ साथ सदर दरवाजे तक आई और धीरे धीरे बोली, क्यों बिहारी, बाबू लोग खूब गुस्सा हुए होंगे। बिहारी ने चलते चलते कहा, वह मैं नहीं जानता, मैं अब वहां नहीं हूं। सावित्री ने व्यग्र होकर प्रश्न किया, नहीं, क्या बासा टूट गया? बिहारी ने कहा, नहीं, टूटा नहीं है, केवल मैं और सतीश बाबू वहां से चले गए हैं। तुम क्यों चले गए बिहारी? उसमें बहुत सी बातें हैं। इतना कहकर बिहारी ने फिर से चलने का उद्योग किया। सावित्री ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और अनुनय के स्वर में कहा, उठ गए हो, परंतु तुम्हें एक बार फिर बैठना होगा बिहारी। बिहारी ने अटल भाव से सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरे पास समय नहीं है। फिर कल एक बार आओगे, बोलो। बिहारी ने उसी प्रकार दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे समय नहीं मिलेगा। क्षण भर सावित्री ने उसके मुंह पर तेज नजर डाली और उसका हाथ छोड़ दिया। फिर सारी छाती में अभिमान भरकर शांत भाव से कहा, अच्छा, तब जाओ, जाकर उनसे यह सब बात कह देना। इस बात से बिहारी को चोट लगी। उसने मुंह उठाकर कहा, वह तो तुम्हारी कहानी जानना चाहते नहीं। नहीं चाहते? नहीं। सावित्री ने स्थिर भाव से प्रतिघात सहन कर लिया और सूखे स्वर में बोली, किसी दिन जानना चाहेंगे तब तो कहोगे। बिहारी ने कहा, नहीं, मैं औरत नहीं हूं, मेरे अंदर दया माया है। इतना ही कहकर और किसी सवाल की राह न देख तेजी से गली पार करके चला गया। सावित्री उसी जगह चौखट के ऊपर स्तब्ध होकर बैठी रही। उसके अंदर बाहर फिर एक बार आग भभक उठी। आज सुबह वह घर नहीं थी, काली दर्शन करने काली घाट गई हुई थी। उसी बीच न जाने कहां से विपिन दो साथियों को लेकर मद्यमान से उन्मत्त होकर आ गया और मोक्षदा के हाथ में 2 नोट थमाकर सावित्री के कमरे का ताला खुलवा लिया तथा उसके बिछौने पर जा बैठा और शराब मंगाई। मकान के और लोगों के साथ मिलकर सबने खूब पिया और मतवाले हो गए। यह सब कोई भी बात सावित्री जानती न थी। लगभग 12 बजे घर में प्रवेश कर उसने देखा, इस मकान की 2 भाड़ेदार प्रवीणा स्त्रियां मतवाली होकर बकझक रही हैं और उसकी मौसी मोक्षदा सामने के बरामदे में पड़ी हुई टूटे गले से विद्या सुंदर का गाना गा रही है। सारे घर में अंडे के छिलके, मांस के टुकड़े और मछली के छिलके फैले हुए हैं। कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। मोक्षदा सावित्री को देखते ही अपने शिथिल वस्त्रों के साथ कमर पकड़कर उठ खड़ी हुई। एकाएक उसका गला पकड़कर वह रोती सी बोली, बेटी, यह सब बाबू दोस्त हैं, उनकी चाकरी करनी है। मैं तेरी गरीब मौसी हूं सावित्री। उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। गाल पर, माथे पर, कपड़े पर सर्वत्र हल्दी के सूखे दाग थे। निश्वास में कच्चे प्याज की कुत्सित तीव्र गंध थी।
असह्य घृणा के साथ सावित्री ने उसे जोर लगाकर दूर ठेल दिया और बोल उठी, मौसी, तुम भी शराब पीती हो? तुम भी नशेबाज हो? धक्का खाकर मोक्षदा ने रोना बंद कर दिया और आंखें लाल करके वह चीत्कार कर उठी। नशेबाज? हाँ, बिल्कुल नशेबाज। मोहल्ले टोलों के लोगों से पूछ ले, वे कहेंगे कि मोक्षदा नशेबाज है। मेरा भी एक जमाना था रे, मेरा भी एक जमाना था। मैं भी एक दिन 24 घंटे शराब में डूबी रहती थी। तू उसे जानेगी कैसे? तू तो कल की छोकरी है। उसकी बकवास से कुंठित होकर शांत करने के अभिप्राय से बोली, किंतु तुम तो पीती नहीं थी, आज एकाएक कैसे पी ली? मोक्षदा और भी क्रुद्ध होकर बोली, इसमें एकाएक की क्या बात है? मैं एकाएक पी लेने वाली औरत नहीं हूं। जरा पूछ तो अपने बाबू से, यह जो एक गिलास पीकर उल्टा पड़ा हुआ है उससे। अरे हम लोग मरती हैं तब भी मर्यादा नहीं छोड़ती। मेरे आंचल में 2 नोट बांध दिए तब मैंने गिलास को हाथ लगाया, कहकर अभिमान पूर्वक आंचल की गांठ दिखाती हुई बोली, सिर्फ कहने से ही टूट पड़ूं, वह मोक्षदा मैं नहीं हूं। सावित्री ने चौंक कर पूछा, क्या बाबू आए हैं? मोक्षदा ने कहा, नहीं आए तो यह सब कांड किसने किया? किंतु वही तो कहती हूं, खाओ कहने से ही खाती कैसे? क्या मेरी आबरू इज्जत नहीं है? इसके पहले बरामदे के उस किनारे पर जो बात कर रही थी, वे उच्च कंठ स्वर में कलह की संभावना देख उनके पास ही आकर खड़ी हो गई। विधु बोली, अरे इज्जत आबरू हम लोगों की भी है, ठेस देने की बात हम भी समझती हैं। हम क्या सावित्री जैसी स्त्री हैं? तेरे बाबू हम लोगों का हाथ पकड़कर अनुनय विनय करने लगे, तब हमने पी। ऐसा ना होता। उसकी बात पूरी होने के पहले ही मोक्षदा गरज उठी, चाहे सावित्री के बाबू हो, चाहे जमाई ही क्यों ना हो। एक कुड़ी मुद्रा आंचल में बांध दिया तब मैं उसकी गुलाम हुई। यह बात सुनकर सावित्री लज्जा और घृणा से मरी जा रही थी। अब बोल उठी, रुको मौसी, रुको, चुप हो जाओ। मोक्षदा बोली, चुप क्यों हो? जो कहूंगी सामने ही कहूंगी। सारे तल्ले के लोग जानते हैं कि अगर कोई साफ बोलने वाली है तो मैं हूं। इस बार विधु भी गला चढ़ाकर बोली, साफ बोलना सिर्फ तू ही जानती है, ऐसी बात नहीं, हम लोग भी जानती हैं। कपड़े में 2 नोट बांध देने पर तू शराब पी गई, 3 नोट पाती तो न जाने। मोक्षदा लपक कर उठी और बोली, इतना बड़ा मुंह तेरा नहीं है। आगे वह और न बोल सकी। सावित्री ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया तथा बाहर से सांकल चढ़ा दी। वहीं से मोक्षदा न कहने सुनने योग्य भाषा की निरंतर वर्षा करने लगी। लौट आकर सावित्री ने विधु के दोनों हाथ पकड़कर कहा, मौसी, मुझे माफ कर दो, सब अपराध मेरा है। उसकी नम्र बात से शांत होकर विधु बोली, तेरा अपराध क्या है रे? मैं जानती हूं, मोक्षदा सदा से ऐसी ही है, पांव पकड़कर झगड़ा करती है, यह उसका स्वभाव है। जा, तू अपने कमरे में जा। इतना कहकर विधु संगिनी का हाथ पकड़कर चली गई। सावित्री काट सी खड़ी रही। रोष और क्षोभ के मारे उसे आत्मघात करने की इच्छा हुई। सतीश इतना निर्लज्ज हो सकता है और खुलेआम दिन में ऐसे उन्मत्त आचरण कर सकता है, इसका वह स्वप्न में भी ख्याल नहीं करती थी। पर वह बात अब काल्पनिक नहीं है। एक सच्ची व्यथा उसके कलेजे में विराट लहर की भांति उठने और फैलने लगी। उसके मन में होने लगा कि जो उसका प्रियतम था वही मानो उसकी आंखों के सामने ही मर गया है, जिसे उसने सिर्फ 2 दिन पहले कड़वी बात से अपमानित करके विदा कर दिया था। वही इतनी जल्दी, इतने सहज ढंग पर अपना समस्त आत्मसंयम धो बहाकर ऐसा हीन और कदाकर हो लौट आया। तब भरोसा करने, विश्वास करने को उसके पास कुछ नहीं रह गया। उसकी दोनों आंखों से आग की लपटें निकलने लगी, किंतु एक बूंद जल भी उसमें नहीं आया।
उसका सर्वस्व, उसका देवता, उसकी कल्पना का स्वर्ग, उसके भ्रष्ट जीवन का ध्रुव तारा, उसका एक काल परकाल, सब कुछ एक मुहूर्त में विक्षिप्त और उच्छिष्ट राशि के बीच लौट गया। सावित्री स्थिर होकर खड़ी रही। कमरे में जाने के लिए किसी प्रकार उसका पांव ना उठा। उसे याद आया, अभी उसी दिन रात को उसको छूकर सतीश ने शराब न पीने की कसम खाई थी। आज जब वह इन लोगों के बीच सब भूलकर नशे में धुत होकर उसकी शैया पर आ पड़ा है, तब वह क्या लेकर उसके मुंह की ओर देख सकेगी। इसी समय नीचे मकान मालिक के गले का शब्द सुनाई पड़ा। वह भी आज घर में नहीं था। आने पर किसी से मोक्षदा और विधु का हाल और उसके साथ ही जो कुछ हुआ वह सब सुनकर क्रोध में भरी ऊपर चढ़ती आ रही थी। हठात सामने छिलकों एवं कांटों का ढेर देख स्थिर हो खड़ी रह गई। अभी हाल में ही वह प्रयाग से सिर मुड़ाकर आई थी, इसलिए उनके आचार विचार का कोई अंत न था। सावित्री को देख बोली, तुझे तो अच्छी स्त्री ही समझती थी, यह कैसी अनासृष्टि है, बोल तो बेटी। सावित्री ने संक्षेप में ही उत्तर दिया, मैं घर में नहीं थी। मालकिन ने कहा, अब तो आ गई है, अब इन सबको कौन हटाएगा? मैं? नहीं बेटी, मेरे घर में यह सब अनाचार नहीं चलेगा। अपने घर में रहकर चाहे जो करो, मैं कुछ कहने नहीं चाहूंगी, किंतु बाहर रहकर यह सब कांड नहीं होगा। मैं छू छाकर अपनी जाति और जन्म नष्ट न कर पाऊंगी। इतना कहकर दीवार पकड़े हुए बचते बचाते किसी तरह उधर के अपने कमरे में जा पहुंची। सावित्री ज्यादा खड़ी न रह सकी। सारी गंदी चीजें हटाकर, सारी जगह को धो पोंछकर फिर से स्नान कराई और एक सूखा कपड़ा लेने के लिए कमरे में प्रवेश किया। अंदर जाकर बिछौने की ओर देखते ही वह भय और विस्मय से चीत्कार कर उठी, मैयारी, यह तो विपिन बाबू है। मद्यप गाढ़ी नींद में मग्न था, जगा नहीं। बाहर और कोई यह शब्द सुन नहीं पाया। सावित्री 2 कदम पीछे हट आई। उसका सर्वांग कांपने लगा और मस्तिष्क में एकाएक मूर्छा आने के लक्षण का अनुभव हुआ। दरवाजे की आड़ में किवाड़ पर सिर रखकर निर्जीव की भांति बैठ गई। बहुत देर बाद यह भाव दूर हो गया, किंतु तब भी वह सिर उठाकर सीधे होकर बैठ न सकी। इससे पहले जिस क्षोभ से, जिस दुख से उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था, जिसके निर्लज्ज आचरण की लज्जा से वह मरने की इच्छा कर रही थी, वह लज्जा सत्य नहीं है। यह सतीश नहीं, कोई दूसरा ही आदमी है। इसे आंखों से देखकर भी उसका वह क्षोभ, वह दुख मानो बिंदु मात्र भी कम नहीं हुआ, बल्कि छाती और बोझिल, हृदय और अंधेरा हो उठा। वह शैया की ओर फिर देख नहीं सकी। इस बार उसकी दोनों आंखों से झरझर करके बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। हाय रे रमणी के प्रेम, इतने दुख में उसी के बीच कब गुप्त रूप से निशब्द सतीश का सब अपराध क्षमा करके उसकी सेवा करने की, सुस्त करने की प्यास से आर्त हो उठी, और कब उसे देखने, उससे बात करने की सर्वग्राही भूख से उन्मत्त हो पड़ी। लगता है इसका पता उसके अंतर्यामी को भी नहीं चल सका। इस समय उस तरफ की समस्त आशा मुहूर्त भर में सब कुछ को मिथ्या करके उसके समस्त अस्तित्व को एक दिशाहीन शून्यता में डुबा गई। ठीक उसी समय उसके दरवाजे के बाहर आकर बिहारी खड़ा हो गया था।